हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, जो कि यूजीसी नेट का है। और यह जो प्रश्न पत्र है वह है यूजीसी नेट का दिसंबर 2018 का। इसके 60 क्वेश्चन जो है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप लोग जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कि वो किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन जो है वो भी सिद्धांतों से शासित होता है। जिस प्रकार भौतिकी और रसायन जो है वह सिद्धांतों से शासित होते हैं, उसी प्रकार प्रशासन भी शासित होता है। तो यह कथन किसका था? तो यह जो कथन है कि भौतिकी और रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है, तो यह कथन है गुलिक का। लूथर गुलिक के द्वारा कहा गया था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। गुलिक ने देखिए इसे परिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध कराने को प्रशासन कहा है। गुलिक ने सुपरिभाषित उद्देश्यों को पूर्ति को, जो सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति है उसे उपलब्ध कराने की स्थिति को क्या कहा है? तो प्रशासन कहा है। स्मिथ वर्ग हैं, जो थिंकर्स है स्मिथ वर्ग, साइमन आदि ने समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधि को प्रशासन माना है। जो स्मिथ वर्ग है और साइमन है, उन्होंने क्या माना है? तो इन दोनों ने माना है कि जो समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने वाले समूह की गतिविधियां होती हैं वह प्रशासन है। यह माना गया है स्मिथ वर्ग और साइमन के द्वारा। और गुलिक किसे मानते हैं? तो जो गुलिक है वह भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन को भी सिद्धांतों से शासित मानते हैं। और वाइट हैं, जो एल.डी. वाइट हैं, उन्होंने बताया है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय की कला है। जो वाइट है वे कहते हैं कि जो प्रशासन है वह किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय की कला है। अच्छा देखिए, एल.डी. वाइट जो हैं, अगर इनके विचारों में अगर कला, एल.डी. वाइट के जो थिंकिंग है, विचार है, जो इनकी परिभाषा है, उसमें आर्ट शब्द का यूज होता है, कला शब्द का यूज होता है। इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये एल.डी. वाइट की, अगर कला की बात करते हैं तो एल.डी. वाइट परिभाषित करते हैं प्रशासन को कला के रूप में। तो एल.डी. वाइट को अगर आप लोग थिंकिंग में उसके विचार दिए गए हैं और जहाँ कला की बात की गई हो तो वहाँ एल.डी. वाइट होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है कि भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी क्या होता है? सिद्धांतों से शासित होता है। तो ये कथन था। देखिए, अगर हम हेनरी फ्योल के प्रकारों को अगर हम लोग व्यवस्थित करते हैं सही क्रम में, तो जो पहले नंबर पे आएगा वो आएगा नियोजन, फिर आएगा हमारा संगठित करना, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा आदेश, और फोर्थ नंबर पे आएगा समन्वय, पाँचवें नंबर पे आएगा आपका नियंत्रण। पहले क्या आया? तो पहले नियोजन यानी प्लानिंग किया गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग संगठित किया गया, उसके बाद आदेश, फिर हुआ समन्वय, और लास्ट में होता है उस पर कंट्रोल यानी नियंत्रण। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर सी होगा तो क्या है? हमारा आंसर सी होता है 2 1 3 5 4 यानी सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वह सही होता है। देखिए, हेनरी फ्योल जो है वह फ्रांस के खनन इंजीनियर तथा प्रबंध सिद्धांतकार थे। हेनरी फ्योल कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे, और एक खनन इंजीनियर थे और प्रबंध के सिद्धांतकार भी थे। इन्होंने व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत विकसित किया है। फ्योल ने व्यवसाय प्रशासन का समान सिद्धांत विकसित किया। फ्योल ने 14 सिद्धांत को सूचीबद्ध किया है। इन्होंने प्रकार के जो सिद्धांत दिए 14 प्रकार के सिद्धांतों का सूचीबद्ध किया है, जिसमें है कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, कर्मचारियों का प्रतिफल, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, पहल क्षमता, सहयोग की भावना। इसकी बात करते हैं हेनरी फ्योल अपने 14 सिद्धांतों में। देखिए, जो फ्योल है उनके अनुसार जो प्रबंध के कार्य हैं, तो फ्योल ने जो प्रबंध के कार्य बतलाए हैं उसमें योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना या नियंत्रण करना। प्रबंध के कार्य में उन्होंने चार प्रकार के बतलाए हैं। क्या? तो पहले योजना बनाना, फिर आदेश देना, उसके बाद समन्वय करना, लास्ट में क्या है? कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो ये चारों प्रकार किसके बतलाए हैं? तो प्रबंध के कार्य बतलाए हैं फ्योल ने। तो जो हमारा आंसर था, हमारा आंसर 2 होगा इसमें, यानी जो
फ्यूल की प्रशासन में प्रकारों के उल्लेख किया है, उनमें अगर हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो पहले प्लानिंग आती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगी यानी नियोजन, प्लानिंग मीन्स योजना बनाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे यानी संगठित करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कमांड आदेश देंगे, फिर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय किया जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा तो कंट्रोल होगा। तो ये व्यवस्थित क्रम करने पर उनका होता है, तो हमारा सही होता है 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सही हैं। निम्नलिखित में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो ये हमें बतलाना है। तो देखिए पहला दिया गया है इसमें कि यह परिवर्तन उन्मुखी है। जो विकास प्रशासन है यह परिवर्तन उन्मुखी है, सही है। हमें सही कथन ही बतलाने हैं, हमें क्या बतलाना है तो सही कथन बतलाना है। तो विकास प्रशासन क्या है, तो जो प्रशासन है वो परिवर्तन उन्मुखी है। उसके बाद सेकेंड है कि इसके उद्देश्य जो है वह सरल होते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं तो सरल है। तो देखिए ये गलत है, इसके उद्देश्य सरल है, यह गलत है, हमें सत्य कथन बतलाना है। थर्ड है यह गतिक तथा लचीला है। जो विकास प्रशासन है वह गतिक है तथा लचीला है। तो देखिए थर्ड भी हमारा सही है। और फोर्थ है कि यह नए कार्यों से संबंधित है। विकास प्रशासन नए कार्यों से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो हमारा सही क्या होता है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा कुट सही होगा, ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाता है। देखिए जो विडनर है, प्रोफेसर विडनर, इन्होंने विकास प्रशासन को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। जो विडनर है वह कहते हैं कि जो विकास प्रशासन है क्या करता है, तो विकास प्रशासन जो है विडनर के अकॉर्डिंग विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। यह मुख्य रूप से एक कार्य उन्मुखी एवं लक्ष्य उन्मुखी प्रशासनिक प्रणाली पर जोर देता है। विकास प्रशासन के संबंध में जो इन्होंने प्रोफेसर विडनर ने जो तत्व बतलाए हैं, देखिए पहला है विकास क्या है, तो विकास प्रशासन क्या है, तो विकास प्रशासन जो है वह कार्य उन्मुखी एवं लक्ष्य उन्मुखी है। उसके बाद विडनर कहते हैं कि विकास प्रशासन निरंतर आगे बढ़ने की एक गतिशील प्रक्रिया है और विकास प्रशासन जो है वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह एक संयुक्त प्रयास है। मतलब विकास प्रशासन क्या करता है, तो जो विकास प्रशासन होता है वह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास प्रशासन जो है वह संयुक्त प्रयास है। उसके बाद विडनर और कहते हैं कि विकास प्रशासन तीसरी दुनिया की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने का महत्वपूर्ण साधन है और विकास प्रशासन जो है वह पिछड़े समाज के परिवर्तन, आधुनिकीकरण और विकास के लिए शासन तंत्र है। तो यह बातें कौन करता है, तो यह बातें प्रोफेसर विडनर कहते हैं विकास प्रशासन के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें क्या करना है, तो हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एल्टन मेयो संबंधित है ह्यूमन रिलेशन से, मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित है। कौन, तो एल्टन मेयो। हेनरी फ्योल संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। हेनरी फ्योल संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकोलस हेनरी संबंधित है नौ लोक प्रबंधन से। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से संबंधित है निकोलस हेनरी। और जो टेलर हैं वह संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंधन से, साइंटिफिक मैनेजमेंट से। डब्ल्यू टेलर जो हैं वह वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित है। कौन, तो टेलर। मेयो किससे संबंधित है, ह्यूमन रिलेशन से। हेनरी फ्योल जो है वह संबंधित है संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से। निकोलस हेनरी संबंधित है नौ लोक प्रबंधन से और टेलर संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंधन से। तो जो हमारा इसमें आंसर सी होता है, तो हमारा आंसर सी होगा 3142। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है 3142। एक बार और देख लेते हैं। एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत, हेनरी फ्योल संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, निकोलस हेनरी नौ लोक प्रबंधन, डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन। यहाँ पे भी देखिए हमें सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। तो ये थिंकर दिए गए हैं और ये उनके थ्योरी दी गई है। तो बर्नार्ड है वो संबंधित है कार्यकारी प्रकार से, यानी द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव से संबंधित है बर्नार्ड कार्यकारी प्रकार से। फ्यूल संबंधित किससे संबंधित है, फ्यूल संबंधित प्रबंधन के सिद्धांत से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित है फ्यूल। गुलिक संबंधित है संगठन के आधार से, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। और टेरी जो है संबंधित है प्रत्यायोजन से, डेलीगेशन से संबंधित है टेरी। बर्नार्ड संबंधित है कार्यकारी के प्रकार से, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फ्यूल संबंधित है प्रबंधन के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गुलिक संबंधित है संगठन के आधार से, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टेरी संबंधित है प्रत्यायोजन से, डेलीगेशन से। तो जो हमारा आंसर सी होता है इसमें, देखिए आंसर सी होगा हमारा
3241, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाता है 3241। एक बार और देख लेते हैं। बर्नार्ड संबंधित है कार्यकारी के प्रकार से, फ्यूल संबंधित है प्रबंधन के सिद्धांत से, गुलिक संबंधित है संगठन के आधार से, और जो टैरी है वह संबंधित है प्रत्यायोजन से। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का यानी प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है, तो यह कौन है? किसके द्वारा प्रत्यायोजन की अवधारणा को मिथक माना गया है प्रशासनिक या संगठनात्मक सिद्धांत में? तो यह फोलेट है। जो MP फोलेट हैं, इन्होंने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक माना है, संगठनात्मक या प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक माना है। देखिए, किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता एवं अधिकार प्रदान करना प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन क्या है? तो किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता एवं अधिकार प्रदान करना प्रत्यायोजन कहलाता है। यह प्रबंधन के मूल संकल्पनाओं में से एक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार्य के परिणाम के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो उस कार्य को संपादित करने के लिए अपने अधिकार दूसरों को सौंपता है। जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार वह होता है जो उस कार्य को संपादित करने के लिए अपने अधिकार दूसरे को सौंपता है। और देखिए, ये जो थिंकर है जॉर्ज टेरी, जो टेरी थिंकर है, वह कहते हैं कि प्रत्यायोजन का अभिप्राय किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अधिकारी अथवा संगठन किसी एक इकाई से दूसरी इकाई अथवा अधिकारी को सत्ता सौंपने से संबंधित है। तो टेरी क्या कहते हैं? जॉर्ज टेरी जो कहते हैं प्रत्यायोजन का अभिप्राय है किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अधिकारी अथवा संगठन की किसी एक इकाई से दूसरी इकाई अथवा अधिकारी को सत्ता सौंपने से संबंधित है। ये जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रत्यायोजन के संबंध में परिभाषा है। और मूने कहते हैं कि प्रत्यायोजन का सामान्य अर्थ एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी अथवा एजेंट को सत्ता का हस्तांतरण करना है, परंतु इसमें उच्च अधिकारी सत्ता को पूर्णतः गवा नहीं देता, अपितु नियंत्रण और निरीक्षण की शक्ति वह अपने हाथ में ही रखता है। वैधानिक दृष्टि से हस्तांतरित सत्ता मूल अधिकारी के पास ही मानी जाती है, परंतु उसके व्यवहारिक प्रयोग का अधिकार अधीनस्थ कर्मचारी के पास ही होता है। तो ये कथन किसका है? यह कथन है मूने का। उसके बाद जो मिलेट है, मिलेट कहते हैं कि सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ है दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है। प्रत्यायोजन का सार है दूसरे को स्वविवेक सौंपना, ताकि वे अपने कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णयों का प्रयोग कर सके। यह कथन है मिलेट का। तो जो हमारा आंसर सही होगा फोलेट, यानी जो प्रत्यायोजन है उसकी अवधारणा को संगठनात्मक प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक माना है, तो फोलेट ने माना है, MP फोलेट ने माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? निर्णय करने का जो आबद्ध तार्किकता मॉडल है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो देखिए, द बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल ऑफ डिस्कशन मेकिंग, बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल ऑफ डिस्कशन मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग जो है, यानी निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल यह प्रतिपादित किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट होगा हर्बर्ट साइमन द्वारा। हर्बर्ट साइमन ने आबद्ध तार्किकता मॉडल यानी बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग को जो मॉडल है उसे प्रतिपादित किया है। साइमन ने निर्णय को तर्क पे आधारित बताया है। साइमन डिसीजन को क्या मानते हैं? तो तर्क पे आधारित मानते हैं। निर्णयकर्ता प्रत्येक निर्णय से पहले विकल्पों पर क्या करता है? तो तर्कपूर्ण विचार करता है, लेकिन यह तार्किकता असीमित या पूर्ण नहीं होती, अपितु सीमित होती है। इसका कारण है कि निर्णयकर्ता की बौद्धिक क्षमता वस्तुतः पूर्ण तार्किकता किसी में नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की एक बौद्धिक सीमा होती है। प्रत्येक मनुष्य में क्या होती है? तो एक बौद्धिक सीमा होती है। हर्बर्ट साइमन का कथन है। देखिए, सीमित तार्किकता के महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? सीमित तार्किकता के महत्वपूर्ण कारक हैं सांगठनिक उद्देश्यों की गतिशीलता, वर्तमान सूचना के उपयोग की सीमित क्षमता और अपर्याप्त सूचना, और समय और कीमत संबंधी सीमाएं, पर्यावरणीय या बाहरी कारक, ये जो हैं यह सीमित तार्किकता के महत्वपूर्ण कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है?
तो वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य क्या है, इनमें से हमें बतलाना है। तो देखिए हमारा जो सही होगा थर्ड होगा, उच्चतर औद्योगिक दक्षता जो है यह वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है। उच्चतर औद्योगिक दक्षता वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है। वैज्ञानिक प्रबंधन, तो वैज्ञानिक प्रबंधन किसके द्वारा दिया गया था? टेलर के द्वारा, जिसे टेलरवाद भी कहा जाता है, टेलर पद्धति भी कहा जाता है। प्रबंधन का एक सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वह प्रबंधन का एक सिद्धांत है जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण एवं संश्लेषण करती है और इस प्रकार श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने में यह सहायता करती है। टेलर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि वह उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं काम कम से कम लागत पर करें। टेलर क्या कहते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि वो उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर कैसे कर रहा है। वैथल हिम स्टील कंपनी, जिसमें थे एक वैथल हिम स्टील कंपनी कौन सी कंपनी है? तो वैथल हिम स्टील कंपनी है जिसमें टेलर स्वयं कार्यरत थे। उसमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने से उत्पादकता में 3 गुना वृद्धि बतलाई थी टेलर ने। वैथल हिम जो स्टील फैक्ट्री थी। तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य क्या है यह बतलाना था। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है उच्चतर औद्योगिक दक्षता। ऑप्शन थर्ड हमारा सही होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का किस प्रकार देखिए उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? उपनिवेशी शासन में नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो उपनिवेशी शासन में नौकरशाही का शासकीय नौकरशाही का प्रकार पाया जाता है। कौन सा नौकरशाही का प्रकार पाया जाता है? तो शासकीय नौकरशाही उपनिवेशी शासन में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? संसदीय लोकतंत्र की कीमत क्या है? तो नौकरशाही है। यह किसके द्वारा कहा गया है? संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। यह कथन है हर्बर्ट मोरिसन का। हर्बर्ट मोरिसन ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था? तो पॉल एपलबी द्वारा। पॉल एपलबी ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये लोक प्रशासन विषय के अमेरिकन सिद्धांतकार हैं। पॉल एपलबी जो है यहाँ अमेरिकन सिद्धांतकार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? वह कौन सा देश है जहाँ व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सेकंड हमारा सही होता है। देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में प्रचलित पद श्रेणी वर्गीकरण के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में पद स्थिति वर्गीकरण प्रणाली प्रचलित है। देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में कौन सी प्रचलित है प्रणाली जो है वह पद श्रेणी वर्गीकरण के विपरीत भारत में है पद श्रेणी वर्गीकृत जो प्रणाली है। पद श्रेणी वर्गीकरण प्रणाली है जो भारत में है, फ्रांस में है और ब्रिटेन में है। इसके विपरीत जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें पद स्थिति वर्गीकरण प्रणाली है। अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? तो पद स्थिति वर्गीकरण प्रणाली है। चलिए तो हमारा आंसर क्या सही हुआ? ऑप्शन 2। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं? कौन से घटक हैं जो लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं? तो इसमें से देखिए हमें वो घटक बतलाने हैं। तो देखिए उदासीनता होगा और अंध नियम परकता यानी अनधिकार होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है यह जो लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक माने जाते हैं, उदासीनता और अंध नियम परकता यानी थर्ड फोर्थ हमारा आंसर जो होगा वह सही होगा। तो जो हमारा आंसर 2 है, थर्ड एंड फोर्थ सही है। यानी लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक घटक है उदासीनता एवं अंध नियम परकता। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया? तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में
जिन समितियों को नियुक्त किया गया था, जिस समिति को, वह समिति थी जीवीके राव नहीं थी, सिंघवी समिति थी ना। हाँ, फोर्थ होगा हमारा एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति देखिए, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में एल एम सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। एल एम सिंघवी समिति के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी वह थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायतों को नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक उपबंध करने की सलाह दी थी एल एम सिंघवी समिति ने। और एल एम जो सिंघवी समिति है, उन्होंने गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करने की बात की और कहा कि ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार योग्य बनाने के लिए गाँव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन और उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। इन सब की बात की थी एल एम सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा फोर्थ, यानी एल एम सिंघवी जो हैं, इन्होंने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में बात की थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई? तो ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा जो की गई थी वो फुल्टन समिति के द्वारा, फुल्टन समिति जो है इसके द्वारा की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता प्राप्त है? दोहरी नागरिकता यानी राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य की नागरिकता। तो देखिए भारत में तो प्राप्त है नहीं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, पर जो आयोग ने माना था वह फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को सही माना था, जो कि गलत थे। और इसमें सही होगा थर्ड, यानी स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब कथन और कारण का प्रश्न है, इसे हमें कथन और कारण के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो चलिए कथन देख लेते हैं। कथन कहता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। जो कथन है कहता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। और कारण कहता है कि उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्या किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है, यह कहा गया है। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा, देखिए कथन सही है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, पर जो कारण है वह गलत है। नहीं सही है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है, यह बात गलत है। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, तो 2 चुनाव आयुक्त उप चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो ये गलत हो गया, इसी कारण आर गलत हो गया। तो हमारा ए सही है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन थर्ड ए सही है, परंतु आर गलत है। देखिए ये भी देखिए क्या है, कथन और कारण का है। तो देखिए कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। कथन कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और वही कारण कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। नियंत्रक और महालेखा का पद क्या है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद क्या है? एक संवैधानिक पद है। तो देखिए अभी कथन ए भी सही है, कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वह सही व्याख्या भी कर रही है कि, तो जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वह सही व्याख्या है ए की। देखिए यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं, पहले सूची में उपागम है, दूसरी में उसकी विशेषता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका मिलान करना है। तो पारिस्थितिकी है, तो पारिस्थितिकी की विशेषताएँ है अग्रिया इंडस्ट्रिया, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया जो है वो पारिस्थितिकी से संबंधित है। निर्णय निर्माण तथ्यमूलक कथन है। निर्णय निर्माण क्या है? तो तथ्यमूलक कथन। नौकरशाही, जो नौकरशाही है वह विधिक तर्कपूर्ण है। नौकरशाही क्या है? तो विधिक तर्कपूर्ण है। सामान्य व्यवस्था,
तो समान व्यवस्था है नकारात्मक प्रतिसंभरण। समान व्यवस्था क्या है? नकारात्मक प्रतिसंभरण। तो पारिस्थितिकीय, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया, निर्णय निर्माण, तथ्यमूलक कथन, नौकरशाही, विधिक तर्कपूर्ण, समान व्यवस्था, नकारात्मक प्रतिसंभरण। तो जो हमारा देखिए इसमें आंसर सही होगा, तो हमारा 3, 4 3, 4, 1, 2 हमारा आंसर इसमें सही होगा ना। चलिए आगे इसके लिए 3, 4, 1, 2 ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है। तो क्या था? परिस्थितिकी, अग्रेरिया इंडस्ट्री से, निर्णय निर्माण, तथ्यमूलक कथन थे, नौकरशाही विधिक तर्कपूर्ण है, और समान व्यवस्था जो है वह नकारात्मक प्रतिसंभरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का उपयोग किया? तो सुपर पावर शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये विलियम फॉक्स के द्वारा। विलियम फॉक्स के द्वारा सुपर पावर यानी महाशक्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए गलत कथन बतलाने हैं हमें, सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है। सही है भाई। आदर्शवादी उपागम में नैतिकता की बात की जाती है। आदर्शवादी अनिवार्यता उदार अंतर्राष्ट्रीयतावाद की एक परिवर्ती है, ये भी सही है। आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना, ये भी सही है। आदर्शवाद जो है वह उदारवाद का सह विस्तृत है, तो देखिए गलत है। तो हमें क्या बतलाना था? गलत बतलाना था। आदर्शवाद उदारवाद का सह विस्तृत नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हुआ। आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4। देखिए आदर्शवादी उपागम में नैतिकता मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है। यह मानती है कि राज्यों के मध्य अच्छे संबंध हेतु शक्ति की नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत राज्यों के बीच भेदभाव समाप्त होने तथा परस्पर सहयोग की विकास की बात की गई है। और जो आदर्शवाद अनिवार्यता उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की एक परिवर्ती है, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक आदर्श विश्व की कल्पना की बात की गई है जिसमें हिंसा, शक्ति, संघर्ष आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। और जो थर्ड हमारा ऑप्शन है कि आदर्शवादी उपागम, इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सकता है। युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सकता है। कई अच्छे कानूनों द्वारा युद्ध करने की संभावनाओं को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है। इसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन द्वारा किसी भी प्रकार के युद्ध के संकट से बचा जा सकता है। और जो चौथा है यह असत्य है, तो हमें असत्य ही बतलाना था, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हुआ। सो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।